तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज से एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और एनसीईआरटी बुक से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, क्योंकि बोर्ड ने ये साफ कह दिया है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जो भी प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। तो एनसीईआरटी बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको पढ़ना काफ़ी जरूरी हो चुका है अब। तो इसीलिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितना भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको क्लियर करवाया जाएगा। और ये टेस्ट रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलेगा, तो आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी अभी बाकी है। और यहाँ पे देखिए इसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए सभी विषयों से, तो एक भी को आपको नहीं छोड़ना है, सबको यहाँ पे क्या करना है, उड़ा देना है। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो इस प्रश्न को आप उड़ा दीजिए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ये हिंदी का प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। और जो सेवा क्षेत्र होता है जिसमें बैंकिंग आता है, ये आता है हमारा तृतीय क्षेत्र में, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि बोर्ड परीक्षा का यहाँ पे डेट भी अनाउंस हो गया और वो डेट कभी चेंज नहीं होगा। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए आप लोग पूरा मन लगा के तैयारी कीजिए और जितना मेरे से होगा उतना आपके लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज आप लोग मन से यहाँ पे पढ़ाई कीजिए और जो भी आपको मेरा वीडियो मिलता है उसको पूरा ध्यान से देखिए और उसमें काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाता है। अब जो भी वीडियो मिलेगा वो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसमें से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं रहेगा तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर उसे याद कर लीजिएगा और उसका रिविजन करते रहिएगा। और बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो जो 1 महीना या 1 महीना 15 दिन जो बचा है उसका इस्तेमाल आप लोग केवल पढ़ाई में कीजिए, क्योंकि यही जो 1.5 महीना का जो टाइम है वही आपका टाइम क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट लाएगा। अगर इस 1.5 महीने के टाइम में आप लोग लापरवाही कर देते हैं तो ये बहुत ही बेकार हो जाएगा। पूरे 10 साल की मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, पानी फिर जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और यहाँ पे देखिए 1.5 महीना में काफ़ी अच्छी तैयारी करना है ताकि आपका भी नाम रोशन हो और आपके घर वाले का भी नाम रोशन हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 13 से लेके 19 के बीच में जो भी संख्याएं हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा और जो बीच में संख्या आएगी वही इसका समानांतर माध्य होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 के बाद से 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 19। तो यहाँ पे हम लिख दिए 13 से लेके 19 तक के जो सभी बीच जो संख्या है इन दोनों के बीच में वो संख्या हम लिख दिए। अब देखना है इसमें बीच में कौन सी संख्या आती है। तो इधर से 3 संख्या छोड़ दिए और इधर से 3 संख्या छोड़ दिए, बीच में कौन आया 16। तो 16 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समानांतर माध्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5
5 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। यह भी हिंदी का प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदारों ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। और किशोर कौन था, तो लेखक का बड़ा बेटा था। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर। 6 नंबर भी प्रश्न को आप लोग उड़ा दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है, तो उसे विटामिन डी मिलता है, ये आपको याद रखना है। और जो विटामिन डी होता है वो हड्डी मजबूत करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो लाइव कमेंट यहाँ पे चल रहे हैं उसमें आप लोग क्या कीजिए कि उसमें आपका जो आंसर है यहाँ पे मान लीजिए कि सी है, तो इसका सी आप लोग लिख के यहाँ पे सेंड करते रहिए। ऐसे कीजिएगा तो आपका विल पावर बढ़ेगा, और जब विल पावर बढ़ेगा तो आपको सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी, और आपसे बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपसे याद होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि जो लाइव चैट चल रहा है उसमें अपना आंसर फटाफट आप लोग टाइप करते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना। और ऐसा एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा कि माध्यिका निकाले। तो आइए यहाँ पे सीखते हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1, और 1 से जो बड़ा होगा उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद लिखा जाएगा। तो 1 से बड़ा क्या है, 2, तो यहाँ पे हो गया 2। और 2 से बड़ा क्या है, इसमें 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। और 4 से बड़ा क्या है, 5 है। 5 से बड़ा 6 है। और 6 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 7 है। और 7 से बड़ा क्या है, इसमें 9 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9। ये लिख दिए हम बढ़ते हुए क्रम में। आप लोग देख सकते हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है। अब इसका हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो बीच वाली संख्या इसमें भी देखना है, तो 3 इधर से भी छोड़ दीजिए और 3 इधर से भी छोड़ दीजिए। बीच में कौन सा संख्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। इस प्रश्न को भी आप लोग उड़ा दीजिए। ये भी प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, सी ऑप्शन है WBC के कारण, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लौह तत्व पाया जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो प्लेटलेट्स बनाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। पूरे 30 के 30 प्रश्न आपको यहाँ पे उड़ाने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है यहाँ पे लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है हिटलर की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वार एंड पीस पुस्तक है ये किसकी है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा
में गमन करता है और प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होता है। तो ये भी सब आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है मुहर्रम, सी ऑप्शन है बकरीद, डी ऑप्शन है चहल्लुम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और हम भी काफी बार आपको बता चुके हैं। तो इसको भी आप लोग क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है डच, डी ऑप्शन है अंग्रेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये आपको याद रखना है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सीएनजी होता है और गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सीएनजी का फुल फॉर्म बार बार पूछता है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए किसने कहा भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। ये संस्कृत का प्रश्न है कि किसने कहा भविष्य में जो पाटलीग्राम है वो महानगर होगा। ए ऑप्शन है भगवान बुद्ध, बी ऑप्शन है सुखदेव, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन है रामदेव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पाटलीग्राम है यानी जिसका नाम पाटलिपुत्र आगे चल के हुआ और पाटलिपुत्र का भी यहाँ पे नया नाम निकल गया, तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न हिंदी का है कि भारत माता का आंचल कैसा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो धूल भरा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको यहाँ पे 30 के 30 प्रश्न उड़ाने हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन है पेट्रोल का, सी ऑप्शन है मीथेन का, डी ऑप्शन है डीजल का। तो इस प्रश्न को अभी आप लोग उड़ा दीजिए कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए हिंदी का है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। ए ऑप्शन है जनता की आह से, बी ऑप्शन है बवंडर से, सी ऑप्शन है भूकंप से, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए जनता की हुंकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। तो किससे महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता के हुंकारों से उखड़ जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि कन्फ्यूशियस कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है अमेरिकी शासक, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये गणित का है। किसी आंकड़े का माध्यक 12 और बहुलक 18 है, तो
तो माध्य ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए माध्यक 12 दिया है और बहुलक यहाँ पे 18 दिया है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 3, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक। यहाँ पे देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ यहाँ पे क्या होता है, 2 माध्य होता है। ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3 है तो 3 गुणे, और यहाँ पे देखिए माध्यक कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं माध्यक 12 दिया है, तो माध्यक की जगह पे आपको क्या करना है, 12 रख देना है। तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे, और यहाँ पे देखिए ये गुणा में है तो इसीलिए हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिए हैं। बराबर है तो यहाँ पे बराबर देंगे। बहुलक कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक 18 है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, और प्लस 2, और माध्य हमको निकालना है, नहीं पता है तो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे माध्य। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 12 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 बराबर कितना है, इधर 18, और प्लस यहाँ पे क्या है, 2 माध्य है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 माध्य। अब आपको क्या करना है, माध्य का मान निकालना है। तो सबसे पहले 18 को इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 इधर जोड़ रहे हैं, तो बराबर के आके इधर आके क्या करेगा, घटाएगा, यानी 36 माइनस कितना हो जाएगा, 18, और बराबर के उधर क्या बचेगा, तो सिर्फ अब बच जाएगा यहाँ पे 2 माध्य। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 18 में से, यहाँ पे देखिए 36 में से जब 18 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा, और बराबर इधर कितना बचेगा, हमारा 2 माध्य बचेगा। अब हमको माध्य निकालना है, तो 2 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी 18/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माध्य हो गया। तब कटा दीजिए, 2 9 कितना हो जाएगा, 18, यानी 9 बराबर हमारा निकल गया यहाँ पे माध्य। माध्य कितना निकल गया, यहाँ पे 9 निकल गया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, जो संस्कृत का है। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है निर्दयी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, यहाँ पे दानशील और ईमानदार स्वभाव के थे वो वीरेश्वर, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं। तो जब दूध से दही बन जाता है तो यहाँ पे देखिए कौन सा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है, यहाँ पे देखिए दूध से जब दही बन जाएगा और फिर जब हम सोचेंगे कि यहाँ पे दही से फिर दूध बन जाए तो ये नहीं बन पाएगा, और जब ये नहीं बन पाएगा तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। और भौतिक परिवर्तन देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, जैसे यहाँ पे जलता हुआ बल्ब। यहाँ पे देखिए एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है, जब तक इसमें लाइट है तब तक ये अपना रंग रूप सब बदला हुआ है, और जैसे ही लाइट कट जाएगा तो ये अपना असली रूप में आ जाएगा। तो ये अपना असली रूप में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब दूध से दही बन जा रहा है फिर हम चाहेंगे कि ये अपना असली रूप में आ जाए तो ये नहीं आ पाएगा। तो इसे ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए tan a बराबर cot b हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे tan a बराबर cot b, ये कितने डिग्री पे दोनों का मान, यहाँ पे tan और cot के कितने डिग्री पे मान दोनों के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और cot 45 का भी मान कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे भी 45 है, ए का मान यहाँ पे कितना है, 45 है, और यहाँ पे बी का भी मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ के आपको क्या कर देना है, बताना है। तो ए कितना है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, और बी कितना है, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, और जब इसको जोड़ेंगे तो 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब दूध से दही बनता है
तो कब यहाँ पे देखिए जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो पीएच स्केल होता है उसका मान क्या होता है, घट जाता है, और क्योंकि जो दही होता है वो अम्लीय अधिक हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दूध का पीएच मान, यहाँ पे देखिए दूध थोड़ा कम अम्लीय होता है और यहाँ पे देखिए दही ज्यादा अम्लीय होता है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कम घट जाएगा। यहाँ पे पीएच स्केल पे पीएच मान कितना हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कार से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो ये संस्कार से निर्धारित होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर भी प्रश्न आप लोग उड़ा दीजिए। ये भी प्रश्न हम आपको कई बार करवा चुके हैं कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है शिव, डी ऑप्शन है इंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो विष्णु देवता को समर्पित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरे 30 के 30 प्रश्न यहाँ पे आप लोग सही कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए, गणित का है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। सीढ़ी की पाद बिंदु, और यहाँ पे देखिए जमीन के पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी पर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दीवार है और इस पे क्या लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है सीढ़ी, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। और यहाँ पे देखिए सीढ़ी की पाद बिंदु, जो सीढ़ी मान ये क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ी की पाद बिंदु, और यहाँ पे देखिए जमीन के पाद बिंदु, और ये दीवार है तो दीवार का यहाँ पे ये क्या है, ये जमीन है, दीवार का ये पाद बिंदु है, तो ये हो गया हमारा दीवार का यहाँ पे पाद बिंदु, सीढ़ी के पाद बिंदु, और यहाँ पे देखिए जमीन, यहाँ पे देखिए सीढ़ी के पाद बिंदु और ये जो क्या है दीवार के पाद बिंदु, इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 मीटर। तो बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये सीढ़ी है इसकी लंबाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया क्या है और निकालना क्या है। तो यहाँ पे दिया क्या है, ये क्या है, आधार है, इसको हम ABC मान लेते हैं, आसानी होगा निकालने में। यहाँ पे देखिए ये BC क्या है, ये आधार है, और यहाँ पे देखिए ये AC क्या है, ये कण है। यानी आधार बट्टा कण ये किस में आता है, तो ये कोस में आता है। कोस कितने डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रख दीजिए 60 डिग्री। और कोस 60 का ये क्या होता है कि ये होता है कोस 60 का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कण। तो आधार क्या है इसका, BC है, तो यहाँ पर रख दीजिए BC, और कण क्या है, AC है, तो यहाँ पर रख दीजिए AC। अब यहाँ पे देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। और BC कितना है, 8 मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 मीटर। और हमको AC निकालना है, AC क्या है, तो AC ही सीढ़ी है, तो ये हमको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। AC में 1 से गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा, और 8 में यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 मीटर। यानी AC की लंबाई कितना निकल गया, 16 मीटर। यानी जो हमारा सीढ़ी है वो कितना मीटर लंबा है, 16 मीटर लंबा है। तो ये आपको यहाँ पे B ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितने डिग्री पर होता है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि साइन थीटा का मान यहाँ पे देखिए
देखिए कितने डिग्री पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन अगर 0 डिग्री लिया जाए तो ये 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो सबसे अधिक कितना पे होता है 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है। तो यही यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोडियम होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 10। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये 11 होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 30 प्रश्न देख लिए, और 30 प्रश्न हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही किए होंगे, एकदम उड़ा दिए होंगे। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 में से 30 आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आ पाया तो 30 में से कितना आया, ये हमें कमेंट करके बता दीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है विष्णु पुराण। तो जो भी ऑप्शन आपको कमेंट यहाँ पे अच्छा लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फाइनल परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो ये बात हमारा ध्यान रखिएगा, और आपको यहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। तो हम जितना भी तैयारी करने का यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा तैयारी करवाया जाएगा, यानी यहाँ पे बहुत ही अच्छा तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पे देखिए वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।